नमस्कार जी। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक अहम लेख पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी। ये बाघ अभयारण्यों में लाइव बेटिंग मतलब जीवित शिकार देने की जो प्रथा है उस पर है। हाँ, ये काफी विवादास्पद विषय है। और देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये जरूरी हो सकता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और आम लोगों को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा अहम मुद्दा ये। जी। तो हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या, क्यों इस्तेमाल होता है और इसके असर क्या हैं। जी। शुरू करते हैं रणथंभौर की बाघिन कंकती से। हाल में उसने 2 लोगों को मार डाला। हाँ, वो दुखद घटना हुई। और सुनने में आया कि उसे और उसके भाई बहनों को बचपन में शायद जीवित चारा दिया गया था। माँ बीमार थी शायद। तो क्या इसी वजह से उनमें इंसानों का डर खत्म हो गया? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इस लेख से समझते हैं। जी। तो सबसे पहले ये लाइव बेटिंग आखिर होता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो किसी शिकारी जानवर को लुभाने के लिए, उसे पकड़ने या देखने के लिए एक जीवित जानवर का चारा देना। अच्छा। ये कोई आज की बात नहीं है। ब्रिटिश शिकारी वो शिकार करने के लिए ऐसा करते थे। फिर आजादी के बाद ये टूरिज्म के लिए होने लगा, मतलब बाघ दिखाने के लिए। हाँ, सुना है सरिस्का वगैरह में। बिल्कुल, सरिस्का में काफी आम था। लेकिन फिर 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टूरिज्म के लिए इस पर पूरी तरह रोक लगा दी। रोक तो लगा दी, पर क्या ये पूरी तरह बंद हुआ? ऐसा लगता तो नहीं है। नहीं, पूरी तरह बंद नहीं हुआ। देखिए, टूरिज्म के लिए तो बैन है, लेकिन कभी कभी जैसे कोई तेंदुआ है या कोई और ऐसा जानवर जो मुश्किल पैदा कर रहा है, हाँ, तो उसे पकड़ने के लिए बकरी या कुत्ते का चारा इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी। अच्छा। पर आजकल जो मुख्य इस्तेमाल दिखता है वो है घायल या बहुत बूढ़े बाघों को खिलाने के लिए, जो खुद शिकार नहीं कर पाते। उन्हें क्या खिलाते हैं? ज्यादातर भैंस के बछड़े इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। तो क्या ये कानूनी तौर पर ठीक है? मतलब घायल या बूढ़े बाघों के लिए एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वो क्या कहता है इस पर? देखिए, जैसा मैंने कहा, टूरिज्म के लिए तो बिल्कुल मना है, लेकिन जहां तक घायल या बूढ़े बाघों की बात है, एनटीसीए की जो एसओपी है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जी, उनके दिशा निर्देश, हाँ, उनमें इस पर कोई सीधी रोक नहीं है, लेकिन इसे सलाह योग्य नहीं माना गया है, नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, सलाह योग्य नहीं, मतलब साफ साफ मना नहीं किया है। जी। एसओपी असल में कहती है कि जंगली बाघों के प्रबंधन में कम से कम इंसानी दखल होना चाहिए। और ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के भी खिलाफ है ना? बिल्कुल, ये उसी सिद्धांत के खिलाफ जाता है। तो ये तो काफी दिलचस्प मोड़ है। सीधे मना नहीं, बस सलाह नहीं दी जाती। तो फिर इसके असल खतरे क्या हैं इस तरह आर्टिफिशियली खिलाने के? सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि बाघ वो इंसानों के आदी हो जाते हैं। उनका जो एक स्वाभाविक डर होता है इंसानों से, वो कम हो जाता है। और फिर वही होता है, इंसानों पर हमले का खतरा बढ़ जाता है या उनके मवेशियों पर। संरक्षणवादी मानते हैं कि ये तरीका अगर इस्तेमाल करना भी पड़े तो सिर्फ बहुत छोटी अवधि के लिए हो, इमरजेंसी में। जैसे मान लीजिए कोई बाघिन घायल है और उसके छोटे शावक हैं, तो शायद उनको बचाने के लिए, वो भी बहुत सीमित समय के लिए, ताकि वो इंसानों से एकदम बेखौफ ना हो जाएं। लेख में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मिसप्लेस्ड काइंडनेस। हाँ। मतलब गलत जगह दिखाई गई दया। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत अहम बात है। देखिए, जंगल में चोट लगना, भूख से मरना या लड़ाई में मारा जाना, ये सब तो प्राकृतिक है। जी, प्रकृति का नियम है। लेकिन हुआ ये कि 2005 में जब सरिस्का से बाघ खत्म हो गए, उसके बाद से लोगों की भावनाओं का दबाव बढ़ा और दया के नाम पर इंसानी दखलंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये दखलंदाजी, चाहे इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अक्सर जंगल के अपने संतुलन को बिगाड़ती है। इसके कुछ उदाहरण हैं लेख में? हाँ, कई दिए हैं। जैसे 2008 में एक गुदा बाघिन थी, उसे जहर दे दिया गया था। उसके शावकों को फिर नियमित रूप से चारा दिया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ उनका? उनमें से एक नर शावक था T36, वो शिकार करना सीख ही नहीं पाया ठीक से। बाद में एक दूसरे जंगली बाघ ने उसे मार दिया। ओह। एक और शावक था सिम्बा, उसे भी ऐसे ही पाला गया, वो भी शिकार नहीं कर पाया और साही के कांटों से जख्मी होकर मर गया। अरे बाप रे। और तो और मशहूर बाघिन मछली, जब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, या T2 जैसा बाघ, उन्हें भी चारा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो जंगल में अपनी कुदरती उम्र से कहीं ज्यादा जिए। ये उदाहरण तो काफी चौंकाने वाले हैं। तो ये सिर्फ चारा देने की बात नहीं है, ये कुछ और भी है। सही कहा आपने, ये सिर्फ चारा देना नहीं है। ये भारत के कई टाइगर रिजर्व में एक तरह की संस्कृति बन गई है, बहुत ज्यादा इंसानी दखल की। जैसे पर्यटकों का दबाव होता है तो बाघ को जरा सी चोट लगी नहीं कि उसे बेहोश करके इलाज करने लगते हैं।
या फिर बाहर से शिकार के लिए जानवर लाकर छोड़ देना, या गर्मियों में जरूरत से ज्यादा पानी के गड्ढे बना देना। कॉर्बेट, बांदीपुर, कान्हा, सब जगह ये हो रहा है। मतलब एक तरह से आर्टिफिशियली मेंटेन करने की कोशिश। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो फिर वन्य जीव विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या मानना है इस सब पर? उनका फाइनल निष्कर्ष क्या है? एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जंगली बाघ पालतू जानवर नहीं है, उन्हें ऐसी लगातार देखभाल नहीं चाहिए। हाँ। इस तरह की जरूरत से ज्यादा देखभाल से कमजोर बाघ भी जिंदा रह जाते हैं। इससे सेहतमंद बाघों के लिए मुकाबला बढ़ता है और अंत में इंसान और बाघ के बीच संघर्ष का खतरा भी बढ़ता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सबसे अच्छी रणनीति यही है कि उनके रहने की जगह यानी उनके प्राकृतिक आवास और उनके शिकार को सुरक्षित रखा जाए और बाकी प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए। तो संक्षेप में कहें तो इंडियन एक्सप्रेस का ये लेख यही दिखा रहा है कि कैसे हमारी अच्छी नीयत से की गई मदद भी कई बार अनजाने में नुकसान कर सकती है। जी, बाघों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। ये एक तरह से वन्यजीव प्रबंधन में संतुलन और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सम्मान की जरूरत को बताता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक जरूरी सबक है। और ये एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है कि संरक्षण के नाम पर हमारी इंसानी दया की हद कहाँ होनी चाहिए, खासकर तब जब हमारी दया किसी प्रजाति के उसके लंबे समय तक बचे रहने की क्षमता और उसके कुदरती व्यवहार को ही बदलने लगे। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस मुद्दे पर दर्शकों की क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जी। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का स्रोत इंडियन एक्सप्रेस का लेख था। धन्यवाद।